अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल चार्ल्स डिकन्स के लेजेंडरी नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के साथ आपके सामने। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफ़ी, लाइफ एंड वर्क्स डिस्कस किए और उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि इस नावल को लिखने के पीछे इनफैक्ट कौन सी मोटिवेशन, कौन से इंस्पिरेशन और कौन से इन्फ्लुएंसेस थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ तो सोशल लाइफ और कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस और उसमें एक बड़ा फैक्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा बड़ा इवेंट है हिस्ट्री का जिसने हिस्ट्री को शेप किया, जिसने हिस्ट्री को तब्दील किया, जिसने दुनिया की आप ये कह लें कि लाइफ को बदल दिया। यूरोप फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो पहले था वो बाद में नहीं रहा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बैकग्राउंड के तौर पे है, वो हमने डिस्कस किया था बड़ा डिटेल में। अब अगर वो बैकग्राउंड अगर आप माइंड में रखें तो हम इसकी स्टोरी पे चलते हैं। पहली जो बुक है उसका नाम है रिकॉल्ड टू लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं कि नावल जो है उसको या पार्ट्स में या बुक्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसकी जो पहली बुक है दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल्ड टू लाइफ। रिकॉल्ड टू लाइफ टेक्स अस बैक टू 1775। ये 1775 की कहानी है जो वहाँ से ये शुरू होती है। और उस वक्त दो मुल्कों, जैसे कि आपने पढ़ा टेल ऑफ टू सिटीज़, इट्स द स्टोरी ऑफ टू सिटीज़ मीन्स लंदन एंड पेरिस, मीन्स द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में किंगशिप थी, मॉनर्की थी। इंग्लैंड में किंग जॉर्ज III की हुकूमत थी, हुज क्वीन सोफिया के बारे में इसने लिखा विद शी वॉज रूलिंग विद अ प्लेन फेस। ऑन द अदर हैंड इन फ्रांस किंग लुई 16th वॉज रूलिंग along with his क्वीन मेरी एंटोइन्स विद फेयर फेस। तो ये मॉनर्की दोनों में थी, बादशाहत दोनों मुल्कों में थी, दोनों मुल्कों में। लेकिन एक मुल्क के हालात ज़रा ज़्यादा ख़राब थे, एक मुल्क के हालात बेहतर थे। जैसे फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक लावा था जो पक रहा था, एक बज़ाहिर एक पुरसुकून माहौल में, लेकिन लोग जो थे वो उस पूरे एक किंगशिप और जो उस वक्त एक टेरनस रूल था उसके ख़िलाफ़ थे और उसके ख़िलाफ़ बगावत करने वाले थे। तो अब आप वो ईयर 1775 जहन में रखें और ये जहन में रखें कि एक बिल्कुल एक साइलेंस है तूफ़ान से पहले वाली। तो उसमें एक कहानी आपके सामने द स्टोरी ऑफ सम प्राइवेट पर्सनस कैरेक्टर्स चार्ल्स डिकन्स आपके सामने लेके आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है, एक मेल कोच है जिसके ऊपर जार्विस लॉरी नाम का आदमी मौजूद है। जार्विस लॉरी जिसका ताल्लुक़ है एक बड़े ही पुराने बैंक टेल्सन्स बैंक से। जार्विस लॉरी सफ़र कर रहे हैं उस मेल कोच के अंदर और उसका जो रुख है वो है फ्रॉम लंदन टू डोवर। डोवर एक पोर्ट है, सी पोर्ट है इंग्लैंड की, और इसको वहाँ भेजा जा रहा है बैंक की तरफ से। अभी ये रास्ते में होता है तो रास्ते में एक और घुड़सवार आता है जिसका नाम जेरी क्रंचर होता है, हु इज़ ऑल्सो द एम्प्लॉई ऑफ द टेल्सन्स बैंक। वो एक मैसेज देता है, मैसेज दे के फिर वो चला जाता है और फिर बकिया सफ़र जो है वो नींद में और ड्रीम्स में गुजरता है जार्विस लॉरी का। जार्विस लॉरी को ये मैसेज मिला कि जब आप डोवर पहुँचेंगे तो डोवर पहुँचने पे आपने फ़लाँ होटल में एक लड़की से मिलना है हुज नेम इज़ लूसी मैनेट। लूसी मैनेट के साथ उसकी एक गवर्नेस होगी जिसका नाम होगा मिस प्रॉस। उस लड़की को जिसकी उम्र होगी तकरीबन 16-17 साल, 18 साल, ये अराउंड दिस एज, उसको आपने साथ लेना और फिर आपने वहाँ से फ्रांस के लिए जाना है। और फ्रांस के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपने एक शख्स को जेल से जिसको रिलीज़ मिल रही है उसको लेके वापस इंग्लैंड आना है। तो खैर ये जार्विस लॉरी वहाँ पहुँचते हैं डोवर, वहाँ पहुँच के होटल में जाके मिलते हैं मिस मैनेट से। मिस मैनेट को मैसेज देते हैं। मैसेज ये होता है कि ये जो लूसी मैनेट है शी इज़ द डॉटर ऑफ दैट पर्सन हु इज़ इम्प्रिजन्ड, हु वाज इम्प्रिजन्ड अराउंड 18 years ago इन द बेस्टाइल जेल इन फ्रांस। अच्छा, अब ये एक मैसेज मिला और मैसेज ये मिला, लड़की को नहीं पता कि उसके फादर ज़िंदा हैं। जब ये बताते हैं कि आपके फादर ज़िंदा हैं तो वो एक दफ़ा खुशी से या इमोशनली वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश हो जाती है। बहरहाल जब वो होश में आती है तो उसको ये पता चलता है कि उसके फादर ज़िंदा हैं। तो फिर वो बहरहाल इसके बाद इनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है। दे गो टू फ्रांस। फ्रांस में जाके डॉक्टर मैनेट को, जो कि फ़ादर है लूसी मैनेट के, उसको ले के साथ रिलीज़ के बाद फिर ये लोग उनको ले के फ्रांस में ही एक जगह है, एक वाइन शॉप है
जो कि मोसियो एंड मादाम डी फॉज, दो मियाँ बीवी हैं, कपल है, और ये वो वाइन शॉप चला रहे हैं। तो वहाँ पर ले जाया जाता है इस पूरी कंपनी को, जहाँ पर डॉक्टर मैनेट को रखा जाता है। और डॉक्टर मैनेट की जहनी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर मैनेट 18 साल जेल में रहने की वजह से जहनी तवाज़ुन उनका बिगड़ गया है। वो ज़्यादातर कुछ उन्होंने औजार रखे हुए होते हैं जिस शू मेकिंग के, और जब कोई उनसे पूछे तो वो क्या कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि मैं शू मेकिंग कर रहा हूँ, शूज़ बना रहा हूँ। अभी वो वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसी वाइन शॉप के बाहर एक कास्क या एक बहुत बड़ी बैरल जो होती है एक वाइन की, वो स्पिल होती है, नीचे गिर जाती है और वाइन हर तरफ बिखर जाती है। और वो रेड कलर की वाइन एक बिल्कुल सिंबॉलिक इवेंट होता है कि इन द टाइम्स टू कम, इन अ फ्यू ईयर्स और इन अ फ्यू मंथ्स, ब्लड वुड बी स्पिल्ड इन एवरी स्ट्रीट ऑफ फ्रांस इन कमिंग डेज। तो ये आने वाले वक्त के लिए एक राइटर ने सिंबल यूज़ की है। डॉक्टर मैनेट को वहाँ रखा जाता है और डॉक्टर मैनेट का बहुत ख्याल किया जाता है क्योंकि उसकी बेटी उसको मिल चुकी होती है, और डॉक्टर मैनेट जो है फिर उनकी हालत काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब इससे पहले कि मैं बुक 2 की तरफ जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं इस कहानी का कि ये एक्चुअली है क्या। जब ये नावल शुरू होता है तो उसके जो बैकग्राउंड में जो कहानी, जो डेवलपमेंट इससे पहले हो चुकी है, वो कुछ यूँ है कि डॉक्टर मैनेट नामी एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, उन्होंने एक इंग्लिश लेडी से शादी की और ही वॉज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, अ जेंटलमैन, हार्ड वर्किंग फेलो। मियाँ बीवी रह रहे होते हैं और इनकी शादी को कुछ ही अरसा गुजरता है, इनकी एक बच्ची होती है। और होता ये कि डॉक्टर मैनेट को हम ये जानते हैं एट द सेम टाइम कि फ़्रांस के अंदर जुल्म का एक कानून चल रहा होता है, एक टिरनस रूल चल रहा होता है, टायरेंट गवर्नमेंट होती है और किसी को आम आदमी को राइट्स नहीं मिल रहे होते। तो डॉक्टर मैनेट को दो भाई जो कि उनको लेने आते हैं, दो भाई उनको लेने आते हैं, तो वो उनको लेके जाते हैं कि हमें आपको एक पेशेंट चेक करवाना है। जब वो लेके जाते हैं तो वो एक लड़की होती है जिसको रेप कर चुके होते हैं ये दोनों भाई, और एक उसके साथ उस लड़की का भाई होता है। लड़की की हालत बहुत ख़राब होती है, डॉक्टर मैनेट उसको ट्रीटमेंट देता है लेकिन वो लड़की नहीं बचती, उसकी डेथ हो जाती है, उसके भाई की भी डेथ हो जाती है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया हुआ होता है। अब जो दोनों भाई हैं, वो दोनों जो भाई हैं एवरमंड ब्रदर्स, उनके लिए नाम यूज़ हुआ है, फैमिली नेम है एवरमंड। एवरमंड ब्रदर्स थ्रेट करते हैं डॉक्टर मैनेट को कि अगर आपने वापस जाके किसी को बताया तो हम आपके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे। डॉक्टर मैनेट वापस आते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस क्योंकि मिली हुई होती है, पुलिस उसको किसी और झूठे केस में डॉक्टर मैनेट को पकड़ के तो जेल में बंद कर देती है, उनके ऊपर केस चलता है एक झूठा, और फिर वो अगले 18 ईयर्स वो जेल में पड़े रहते हैं। इसी दौरान जब वो जेल में चले जाते हैं तो जो उनकी बीवी है वो अपनी बच्ची को लेके वापस अपने नेटिव जो कंट्री है इंग्लैंड वो चली जाती है, और कुछ अरसे के बाद वो जो उनकी बीवी होती है मिसेस मैनेट, मिसेस डॉक्टर मैनेट, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब ये जो बच्ची है इसकी जो परवरिश का ज़िम्मा था वो एक बड़ा ही ओल्ड फैशन्ड और वो बड़ा पुराना इस्टेब्लिश्ड बैंक टेल्सन्स बैंक अपने ज़िम्मे ले लेता है, और उस टेल्सन्स बैंक के दो मुलाजमीन का जिक्र जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जारविस लॉरी एजड फेलो है, जेरी क्रंचर ज़रा उससे थोड़ा यंग है, तो जारविस लॉरी के ज़िम्मे था इन सब को लुक आफ्टर करना। तो ये कहानी है। अब जब 18 साल गुजर गए हैं तो ये एक पैगाम मिलता है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश जो एड्रेस होता है वहाँ पे, कि जो डॉक्टर मैनेट हैं वो क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका होता है, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी होती है, तो उनको आज़ादी मिल जाती है, तो उनको लेने के लिए फिर ये वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उसमें दो किरदारों का जिक्र कर दूं कि जिस जगह ला के, जिस वाइन शॉप पे ला के इनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इनको बड़ा ख्याल रखा जाता है, मोसियो एंड मादाम डी फॉज, ये दोनों किसी दौर में जब डॉक्टर मैनेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये दोनों मुलाजमीन थे, दोनों खिदमतगार थे डॉक्टर मैनेट के। और अब ये दोनों मियाँ बीवी, इनका जो वाइन शॉप है, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इनकलाबी हैं उनको इकट्ठा करने का एक हेड ऑफिस का काम कर रहा है सीक्रेटली, जो हमें अगली कहानी में पता चलेगा कि दोनों मियाँ बीवी किस तरह से जो इन अपने रेवोल्यूशन उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मोसियो एंड मादाम डी फॉज डॉक्टर मैनेट का बहुत ख्याल रखते हैं। वो जो लड़की जिसकी डेथ हुई थी और जो लड़का जिसकी डेथ हुई थी वो दोनों बहन भाई थे,
मादाम डी फॉज के। सो मादाम डी फॉज के अंदर ये एक रिवेंज था जो उसने एलीट क्लास से लेना था एवरमेंट फैमिली से। तो यहाँ पर आपकी बुक फर्स्ट जो है वो एंड होती है। हम बुक सेकंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेड। गोल्डन थ्रेड में जब ये लोग लेके पहुँचते हैं डॉक्टर मैनट को, इंग्लैंड में पहुँचते हैं। इंग्लैंड में जब ये पहुँचते हैं तो इंग्लैंड की लंदन की ओल्ड बैले नाम की एक कोर्ट के अंदर ये केस चलता है कि जब ये लोग वहाँ पहुँचे वापस तो इनके साथ एक शख्स था, एक यंग मैन था जिसका नाम था चार्ल्स डार्नी। चार्ल्स डार्नी के ऊपर एक केस चल रहा है कि ये फ्रेंच का कोई स्पाई है, तो उसके ऊपर एक ट्रीजन का केस चल रहा है। और वो क्योंकि इनके साथ ही आया होता है तो इन डॉक्टर मैनट को, लूसी मैनट को, जारविस लॉरी को, जेरी क्रंचर, ये सब लोग जो हैं इनको एज अ विटनेस बुलाया जाता है वहाँ पर अदालत में। वहाँ पर एक जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है जॉन बारसत जिसका नाम है, उसको बुलाया जाता है। जॉन बारसत जो है वो कहता है कि मैंने इस शख्स को देखा है फ्रांस से इंग्लैंड आते हुए। और जब शनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है तो जो डिफेंस काउंसिल होता है चार्ल्स डार्नी का, उसका नाम होता है मिस्टर स्टाइवर। अब ये नाम जहन में रखिएगा कि केस चल रहा है चार्ल्स डार्नी के ख़िलाफ़, विटनेस है जॉन बारसत प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और जिनको गवाही के लिए बाकी लोगों को बुलाया गया वो है एवरमेंट ये मैनट फैमिली। अब मिस्टर स्टाइवर वकील हैं और मिस्टर स्टाइवर के साथ उनके एक दोस्त हैं जो कि ज़्यादातर ड्रंक हालत में मौजूद होते हैं, यंग फेलो जिनका नाम है सिडनी कार्टन। अब अदालत में बैठे बैठे ये ख्याल जहन में आया कि जो सिडनी कार्टन, जब मिस्टर स्टाइवर ने गौर किया तो सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्नी दोनों की शक्लें मिलती जुलती हैं, क्लोज रिजेंबलेंस है। जॉन बारसत को जब दोनों साथ इकट्ठे खड़े करके पूछा गया कि आपने इनमें से किसको देखा, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो कोर्ट जो है वो चार्ल्स डार्नी को रिलीज़ कर देती है, इनको बरी कर देती है। उसके बाद फिर ये हुआ कि सिडनी कार्टन, मिस्टर स्टाइवर और चार्ल्स डार्नी, इनकी जो मैनट फैमिली है, डॉक्टर मैनट की जो फैमिली, उनके साथ दोस्ती शुरू हो जाती है। चार्ल्स डार्नी बहुत खुश होता है, चार्ल्स डार्नी इस बात पे बहुत एहसानमंद होता है, शुक्रगुजार होता है इन तमाम लोगों का कि उसकी वजह से उनकी जान बच गई। दो लोगों को मैं डिस्क्राइब कर दूं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। एक मिस्टर स्टाइवर है। मिस्टर स्टाइवर एक वकील हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं लेकिन बहरहाल अच्छे वकील समझे जाते हैं। इनके साथ इनका एक दोस्त है जिसका जिक्र यहाँ हुआ, सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन यंग फेलो, बचपन से अब तक इसकी कोई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। ही हैज़ बीन अ फेल्ड स्टूडेंट। ये बचपन में भी अपना काम नहीं करता था, दूसरों का होमवर्क करता था, परवरिश इसकी बाज़ाब्ता नहीं हो सकी, इसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। अब जब ये जवान हुआ, ग्रोन अप, तो अब ये ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर ये मिस्टर स्टाइवर को असिस्ट करता है उनके काम में। दूसरी तरफ हमें मिस्टर स्टाइवर का पता है कि मिस्टर स्टाइवर जो हैं उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, और वो जब ये देखेंगे लूसी मैनट को तो वो भी इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएंगे। एट द सेम टाइम इस कहानी से ऑनवर्ड सिडनी कार्टन वुड ऑल्सो बी इन लव विद लूसी मैनट एंड अनदर जेंटलमैन हु इज़ रिसेंटली एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट, दैट इज़ चार्ल्स डार्नी। ही वुड बी रियली इन लव विद लूसी मैनट जिन्होंने इनकी जान बचाई। तो ये एक ट्रायंगल बनेगी आपके सामने। मिस्टर स्टाइवर को तो कुछ अरसे के बाद हम निकाल देंगे, बट यहाँ से ऑनवर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो दूसरा बड़ा थीम इसके साथ चलेगा कहानी में वो होगा लव ट्रायंगल। लूसी मैनट और चार्ल्स डार्नी एंड सिडनी कार्टन, ये एक लव ट्रायंगल आपके सामने होगी। इस लव ट्रायंगल का आगे क्या रोल होगा, इनका आगे क्या बनेगा स्टोरी में, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इंशाल्लाह इसकी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।